बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ, आप देख रहे हैं मार्केट लाइव और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी नदीम मौलवी। मैं इसलिए अक्सर आपसे कहता हूं कि मैं आपका दोस्त हूं, उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो सही तरह से करें और सीखिए ताकि आपका नुकसान ना हो। और साथ ही इसलिए कहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो जाहिर है आप मेरे साथी हुए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज स्टॉक मार्केट दुनिया भर की किधर मूव हो रही है और हम पाकिस्तान में बैठे किस पोजीशन पे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। पर आज की मार्केट तो ये बता रही है कि हम दुनिया से आगे जा रहे हैं। जी हाँ, 500 मिलियन शेयर्स का कारोबार और उस पर मार्केट 400 पॉइंट प्लस और फिर मार्केट 290 पॉइंट के करीब मार्केट बंद हुई, यानी 292 पे। तो क्या हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी इकॉनमी के अंदर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के। आम आदमी तो ये कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। स्टॉक मार्केट जो है वो पिछले 3 महीने का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो 12% इंक्रीज़ हुई है और पिछले 10 दिनों से तो मार्केट रोज़ाना तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है। क्या वजह है, इसके ऊपर आज ज़रूर मार्केट में हम जो हमारी तहकीकात है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर एक नज़र, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा, नज़र डालते हैं दुनिया भर की मार्केट पे। अमेरिका के अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी दबाव देखा जा रहा है, पर साथ साथ मार्केट में पॉजिटिवनेस भी नज़र आ रही थी। दबाव के बाद फिर पॉजिटिवनेस, ये काफ़ी अप एंड डाउन होता रहा है। ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद पर अमेरिका की फिर भी इकानमी सॉलिड दिखाई जा रही है और अब असल वक्त आ गया है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स होने वाली है। उनके फाइनेंशियल्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स तक ज़ाहिर हो जाएंगे। ज़ाहिर है जब इन फाइनेंशियल्स की पोजीशन पता लगती है तो पता लगता है कि कंपनीज़ कैसे पोजीशन में आ रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम अमेरिका से बढ़ते हुए जाते हैं तो चीन की मार्केट खुल जाती है और चीन के अंदर भी मिक्स सेंटिमेंट्स देखे जा रहे हैं। चीन के अंदर देखा गया तो जून के जो महीना है वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त डाटा दिखाया चीन ने। उनके एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, उनके इंपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, पर ओवरऑल फिर भी देखा जा रहा है कि चीन के अंदर और उसके साथ साथ जापान में भी दबाव है। जापान के नंबर अगर हम बात करें तो आज जापान के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं वो काफ़ी डिक्लाइनिंग पोजीशन में दिखाई दिए। पर फिर अगेन विद द सेंटिमेंट्स के जी कोविड-19 का मसला अगर हल हो जाता है तो फिर दुनिया भर में दोबारा से तेज़ी देखी जाएगी। अच्छा, एक बात जो मुश्तरका तौर पे दुनिया भर में देखी जा रही है वो है इंटरेस्ट रेट्स की कमी। जब सूद में कमी होती है तो जाहिर है लोग ज़्यादातर कर्ज़े लेते हैं और कर्ज़ा लेना मेरे हिसाब से बहुत ही ख़तरनाक बात होती है। इतनी कोई खुशाइन बात नहीं होती है, पर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट इसे खुशाइन समझ रही है और मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब कैश फ्लो हाथ में होगा तो जाहिर है कारोबार भी तरक्की करेगा। पर एक सवाल जो मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तानी हुकूमत से और मुख्तलिफ लोगों से जो कर्ज़ा लेते हैं कि क्या उसे अदा करना, यानी कि कर्ज़े को अदा करने की ताकत है हम में? अगर है तो उस पैसे को हम किस तरह से अदा करेंगे, कौन से ऐसे कारोबार होंगे, कौन से इन्वेस्टमेंट्स होंगी जिससे हम अपने सूद की रकम वापस करके फ़ायदा कर सकें। ये बहुत बड़ी बहस हो सकती है, पर ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप सोचिए क्यों। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कहीं मईशत कोलैप्स कर जाती है तो फिर सबसे बड़ा नुकसानदेह आप होते हैं, चाहे वो अमेरिका में आप काम कर रहे हो या पाकिस्तान में, जापान में, चाइना में, कहीं पे भी अगर आप काम करेंगे तो यही आप जहन में रखिएगा कि इकानमी जहां कोलैप्स की, स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका के इलेक्शंस भी आएंगे। आप ऑल ओवर द ग्लोब अगर आप देखेंगे तो बहुत सी खबरें आने वाली हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी हाँ, क्योंकि मेरी हमेशा से आप लोगों से यही दुआ रहती है कि उम्मीद अच्छा रखें और दुआ करते रहें। पर क्या हम अगर काम नहीं करें, ध्यान से देखें नहीं और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें तो क्या ये इंसाफ होगा? ये भी सवाल है, आप अपने आप से पूछिएगा।
पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम बेतहाशा देखी गई और आप देख रहे हैं कई दिनों से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उसकी खबरें भी बहुत पॉजिटिव आ रही है। यानी 88% आपने पाकिस्तान के अंदर FDIs की इंक्रीज देखी है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं 88% पाकिस्तान में आने की बात, मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये कि ओवरऑल अगर हम फिगर को कंपेयर करें पास से। तो दूसरी जानिब देख रहे हैं हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो कि चाइना इसके साथ, पाकिस्तान के साथ, सीपैक के साथ हर पोजीशन में पाकिस्तान को कामयाब करने पे तुला हुआ है। हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, उससे बहुत सी चीज़ें डेवलप होंगी। और साथ साथ अगर हम स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हैं तो जहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट बनते हैं या आप में डेवलपमेंट्स देखते हैं तो वहाँ स्टील सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में आप तेज़ी देखेंगे। स्टील और सीमेंट जैसे ही तेज़ी में आपको नज़र आए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर ग्रोथ जो है वो आगे जाएगी। जी हाँ, इस उम्मीद के साथ कि जब फ्यूचर ग्रोथ आपकी अच्छी होती है तो आपकी स्टॉक मार्केट उसका सबसे पहले इम्पैक्ट लेके आती है। आप अगर इस चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं तो जहन में रखिएगा एक बात कि जुम्मे को 88% FDI की रिपोर्ट आई और मार्केट उससे पहले ही वॉल्यूम बढ़ाते जा रही थी, यानी इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो एक कॉलर के पास भी लिए चलते हैं आपको, क्योंकि आप और मैं जब हम बात कर रहे होते हैं तो सारी दुनिया सुन रही होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? मेरा नाम शाहिद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपका शो बाकायदगी से देखता हूँ। मुझे ये पूछना था कि मार्केट जो है वो 40,000 तक जा रही है, क्या ये मसनूई तेजी है? क्या इस वक्त इन्वेस्टमेंट का कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए 40,000 तक अल्लाह करे इंशाअल्लाह, उम्मीद हमें भी है। जिस मोमेंटम पे मैं देख रहा हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं तो इंशाअल्लाह हम 40,000 तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर 40,000 के बाद फिक्र की बात होगी, क्योंकि उसके बाद जहन में रखिएगा 40,000 के बैरियर को तोड़ने के बाद हमें फंडामेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। यानी कि हमारी अभी जो इकानमी है उसको हमें प्रूव करना होगा, हमें अपने लोन्स की अदायगी जो है वो देनी होगी बहुत सी। क्योंकि अभी जितनी भी खबरें आ रही हैं, देखेंगे जो खुशहाली की खबरें हैं कि जी हमें लोन्स मिल गया, हमें जो लोन मिला है उसे डिफर्ड पेमेंट्स पे हम आगे जाके देंगे। तो जब ये सब चीज़ें आगे जाके करेंगे तो एक बड़ा सवालिया निशान है, क्या हम आगे जाके ये कर सकेंगे? क्योंकि इन सब सेंटिमेंट्स के साथ हम 40,000 तक तो पहुंच जाएंगे, पर 40,000 से पहुंचने के बाद हमें ये प्रूफ करना होगा कि जी हाँ, हम जो है लोन्स की अदायगी के बाद भी अपनी इकानमी को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। उम्मीद के साथ कि जी मैं भी ये दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ कीजिए कि हम वो वक्त गुजार दें और हम 40,000 से ऊपर चले जाएं। पर आगे आने वाले दिनों में और दुनिया के हालात देखते हुए, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम की इब्तिदा में बताया, जापान के एक्सपोर्ट्स जब डिक्लाइन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो इंपोर्टर्स हैं यानी कि वो खुद ही कम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि माली हालत दुनिया भर की ख़राब हो चुकी है। अगर हम यूके की भी बात करें तो जी हाँ, ब्री एग्जिट के बाद जो है ये काफ़ी परेशानियां जो हैं यूके की तरफ भी आ रही है, यूरो में भी आप देख रहे हैं काफ़ी दबाव आ रहा है। तो ये सारी दुनिया में जब दबाव आएगा, क्या इस दुनिया के अंदर जो लोग मईशत का जिसे कहते हैं बैठे हुए हैं, मईशत के बारे में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या वो कामयाब हो सकेंगे? तो देखिए कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ऊंचाई तक जाती है पर बरकरार नहीं रहती। उसकी वजह यह है सेंटिमेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे या 2 महीना 3 महीना, उससे ज़्यादा सेंटिमेंट्स बर्दाश्त नहीं करती। और फंडामेंटल जिसे मैं कहता हूँ हकीकत में क्या है, अगर जो हकीकत और जज्बात में बहुत फ़र्क आता है तो आगे आने वाले दिनों में मैं ये कहूँगा कि अगर 40,000 पे मार्केट जाए, आप ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें। और प्रॉफिट टेकिंग का तरीका आज मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि यानी कि अगर आप 100 शेयर्स के साथ प्रॉफिट कर रहे हैं तो तमाम के तमाम 100 शेयर मत बेचिएगा। बेशक आप प्रॉफिट पे हो, आप कोशिश कीजिए 30% जो है उसे बेच दीजिए। फिर उसके बाद आप मार्केट को देखिए कि अगर मज़ीद ऊपर जा रहा है फिर 30% बेचिए, फिर 30% बेचिए। इस तरह 90% जब आप बेच देंगे,
आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, क्योंकि वो 10% अगर मार्केट कहीं भी नीचे गिर जाती है, मार्केट खुदा न खास्ता डिजास्टर पे भी चले जाती है, आप 90% अपनी प्रॉफिट निकाल चुके होंगे और 10% पे ट्रेड कर रहे होंगे। बल्कि अगर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो शायद आपका कैपिटल वैल्यू जो है आपके लिए जो है ना तकरीबन वैल्यू में 10 या 15% की वैल्यू पे आप होंगे, जबकि लोगों का जो वैल्यू होगा वो 100% पे होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हर चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते करें, प्लानिंग के साथ। फौरन अचानक ना बेचिए ना खरीदिए, क्योंकि नुकसान आपका होता है उसी वक्त जब आप इस मार्केट में अपने शेयर्स बेच देते हैं। जब तक आपके हाथ में शेयर्स हैं, जी हाँ, आप नुकसान और फ़ायदे का बाकायदा कोई भी हिसाब किताब नहीं बना सकते हैं। उसकी वजह यह है, ये मार्केट है। कल तक 27,200 पे थी और आज 37,623 पे पहुंच गई। तो कौन इसका जिम्मेदार होगा अगर आपने 27,200 पे माल बेच दिया तो? और कौन इसका जिम्मेदार होगा कि अगर 37 से वापस नीचे चले जाए? इसका जिम्मेदार आप ही होंगे। जी हाँ, आप ही होंगे। उसकी वजह यह है कि ज़हन में रखिएगा, ये डिसीजन आपने लेना होता है। अक्सर हजरात जो है वो ब्रोकर्स पे छोड़ देते हैं या मशवरे लेते हैं, पर अगेन मैं कहता हूँ, लोग, हर इंसान कहता है कि मैं लालची नहीं हूँ, मैं ग्रीड में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। पर यहाँ आके जब स्टॉक मार्केट में कारोबार करता है, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को लालच दिलाती है। ख़ास तौर पे इस पोजीशन पे जहाँ हम 37 पे पहुँचे और बेशतर लोग बात कर रहे हैं 40,000 की, तो लोग यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आपकी डिसीजन है कि आप 37 पे लेते हैं, 38 पे लेते हैं, 39 पे लेते हैं या 40,000 पे लेते हैं। ये डिसीजन आपका है। ये मत कहिएगा कि नदीम साहब एक जानिब आप कह रहे हैं कि जी 40,000 पे मार्केट पहुंचेगी और दूसरी जानिब डरा रहे हैं। मैं डराता नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर जहन में रखा करें, क्योंकि कहते हैं ना हरा हरा बाग दिखाना बड़ा आसान है, पर मैंने कभी आपको ना हरे बाग में घुमाया है ना बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि आप फिर कहेंगे कहाँ का वो एक डायलॉग मारा था मेरे दोस्त, मेरे साथी, और जब प्रोग्राम में आम तौर पे, तो मैं डायलॉग नहीं मार रहा, मैं रियलिटी में कह रहा हूँ। आई एम योर फ्रेंड, ट्रस्ट मी, बट बिफोर ट्रस्टिंग मी ट्रस्ट योर नॉलेज एंड अल्लाह। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ अपने बच्चों से भी, मुझ पे भरोसा नहीं करो, अल्लाह पे भरोसा करो और अपनी तालीम पे, फिर उसके बाद मेरे पे भरोसा करना, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। चलें, अल्लाह की ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज और कुछ हकायत बताता हूँ जी कि टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में से मेरे नज़दीक कौन से अच्छे हैं। मैं अगेन एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के नज़दीक या किसी भी लिहाज से, क्योंकि मेरी ओपिनियन है। चलें बात करते हैं हैस्कोल की। मैं इस हैस्कोल, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में कहा मैं आपका दोस्त होने का ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये किसी किस्म का इसकी आप डिसीजन नहीं लेंगे मेरी वजह से, आपने खुद लेना है। हैस्कोल मेरे मुताबिक इट्स नॉट अ गुड शेयर, चाहे वो जितना भी वॉल्यूम में करो। इस वक्त हैस्कोल के अंदर 27 मिलियन का कारोबार हुआ है। 27 मिलियन शेयर्स बहुत होते हैं हैस्कोल जैसी कंपनी पे, जिसकी बैलेंस शीट्स भी मुझे कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आई। आपके सामने भी बैलेंस शीट्स आ चुके हैं, तो फिर ये इतना वॉल्यूम क्यों आ रहा है, क्यों सेंटिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और इसके अंदर क्या आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जिसकी बैलेंस शीट जो है कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखा रही है, जिसके अंदर फ्यूचर में मैं कोई ऐसी चीज़ मैकेनिज्म में देख नहीं रहा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाए। हाँ, अगर इसके अंदर कोई अनाउंसमेंट आती है या कोई फैक्ट्स एंड फिगर आपको या मुझको नज़र आते हैं तो फिर तो हम कह सकते हैं। पर यहाँ पे हैस्कोल के अंदर 27 मिलियन शेयर्स का काम हो गया है। मेरे खुद समझ नहीं आ रहा कि कौन है वो लोग जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसी क्या छुपी हुई खबर उन तक मिली हुई है या उन तक पहुंची है जो मेरे और आप तक नहीं पहुंची है। अगर आप तक पहुंचे उसकी तस्दीक ज़रूर मुझसे करा दिया करें, क्योंकि बाज़ वक्त रूमर्स के अंदर कहते हैं ना अफवाहों में आप नुकसानदेह हो सकते हैं। मैपल सीमेंट की हम बात करेंगे, 10.4 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, ये भी टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में आया। सीमेंट इंडस्ट्री में आपको कई दिनों से कह रहा हूँ कि सीमेंट इंडस्ट्री में काम करें, बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। एक साहब ने तो कहा कि सर मुझे एड्रेस बताया, मुझे मिठाई भेजना है।
मेरी मिठाई मैंने खा ली, थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को प्रॉफिट हुआ। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब बोल रहे हैं? सर आरिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी आरिफ साहब। सर मैं आपका शो बाकायदगी से देखता हूँ और आपके शो से मुझे काफी रहनुमाई मिलती है। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे एक सवाल करना था कि टीआरजी और एफसीसीएल के शेयर मुसलसल ऊपर जा रहे हैं, तो क्या इन दोनों में से किसी के शेयर पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ? आप दोबारा रिपीट करेंगे कौन से के शेयर? टीआरजी और एफसीसीएल। अच्छा, टीआरजी और एफसीसीएल। जी हाँ, ये दो शेयर्स वाकई में आपने सही कहा। टीआरजी में 24 मिलियन का काम हो चुका है और टीआरजी हमेशा की तरह बहुत ही वॉल्यूम दिखाता है और अपर लॉक पे अपर लॉक, और ये कई दिनों तक रहता है और लोग इसके अंदर जंप इन करते हैं, यानी कूद पड़ते हैं। जी हाँ, ये सोचते हुए कि ये कुछ कहते हैं 40 पे जाएगा, कुछ कहते हैं 50 पे, कुछ तो 100 तक की बातें करते हैं। पर क्या ये हकीकत हो जाती है? पिछले कई सालों में ये तो हुआ नहीं है, पर जज्बात और सेंटिमेंट्स हर साल इसके नुमाया होते हैं और कभी ये लंदन में प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कभी इनकी कुछ ना कुछ। बहरहाल आज तक मेरे पास कुछ ऐसे सिलसिला मुझे नज़र नहीं आया, पर फिर भी लोग करते हैं। और एक बात अंदर की मैं बात बता दूं, करता मैं भी हूँ टीआरजी में काम, पर मैं टीआरजी में 4 आना 8 आना कमा के निकल जाता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा देखता भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं भाई 10 रुपये ऊपर चला गया, मैंने कहा मैंने अपने 8 आने कमा लिए, मैं बहुत खुश हूँ। इसी फॉर्मूला पे काम करें। ऐसे कहते हैं ना, बहती गंगा में आप भी हाथ धो लें। तो थोड़े बहुत ऐसे शेयर्स में काम करते हैं, फास्ट ग्रोइंग शेयर्स में, मोहतात होके रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए कि कहीं ये ना हो कि बदकिस्मती आपकी तरफ हो और आप फंस जाओ। तो टीआरजी में काम करते वक्त 4 आने का डाउन साइड और 8 आने या 12 आने का अप साइड पे निकल जाए, इसमें फ़ायदा है। अब हम बात करें, मेरे दोस्त ने कहा एफसीसीएल। जी हाँ, फौजी सीमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी आपसे कहा था ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा शेयर है। हालांकि मैं ये कहता नहीं हूँ क्योंकि लोग कहेंगे नदीम साहब आपने कहा और हुआ नहीं। हो भी सकता है मैं कहूँ और ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ तो होएगा ही, क्योंकि ये जहन में रखिएगा बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी गलती करता है। जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता है कि जी 100% सबके तुक्के लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग तुक्के लगाते हैं वो बात कर सकते हैं, पर जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़ लिख के समझ के करते हैं, तो मुझ जैसे लोग अपनी ओपिनियन रखते हैं। क्योंकि हम तुक्के नहीं लगाते, मैं कभी भी कारोबार में तुक्के नहीं लगाता। मैं आपको सच बता दूंगा, मुझे जो कुछ पता होगा मैं बताऊंगा, नहीं पता होगा मैं कहूँगा सॉरी मुझे नहीं पता। मुझे शर्म नहीं आती अगर कोई बात मुझे नहीं पता और मैं बोलूँ नहीं जी। हो सकता है कभी आप फ़ोन करें और मैं आपसे माजरत कर लूँ कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका मतलब होगा कि शायद मुझे नहीं पता। मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। यही आप आदत अपनाइए और यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम एंकर हजरात से, एनालिस्ट हजरात से कि भाई हवा में तीर मत उड़ाया करें। जो चीज़ नहीं पता बोल दे नहीं पता। तो बहरहाल मुझे जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ, फौजी सीमेंट का ग्रोथ में अच्छी तरह से देख रहा हूँ, उसकी मैनेजमेंट का, उसकी सप्लाई चेन को देखते हुए और आगे इस सेक्टर को यानी ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर को ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। वजह मैं काफ़ी प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि हमारी डेवलपमेंट्स हैं जो चीन की वजह से होएंगी। जी हाँ, जब मैं कहता हूँ चीन की वजह से होगी तो ज़रूर होगी। उसकी वजह यह है कि हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चीन का है पाकिस्तान के अंदर सी पैक को डेवलपमेंट करने का। और आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, कुछ दिनों पहले भी चीन ने फाइनेंशियल तौर पे भी मदद की है, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमें कर्जे भी दे रहा है। पर वही एक बात कि क्या हम कर्जे अदा कर सकेंगे और किस शर्त पे हम कर्जे दे रहे हैं और ले रहे हैं, ये मुख्तलिफ। क्योंकि हम जब पाकिस्तान में बैठे कारोबारी हजरात को दे रहे होते हैं तो किस शर्त पे दे रहे हैं, और हम वहाँ से जो ले रहे हैं वो किस शर्त पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहन में रखिएगा कि आगे से कर्जा लेके आप आगे किसी को कर्जा दे रहे हैं अपने अवाम को, तो क्या वो उसके जो गैप है वो आपकी अवाम, आपकी हुकूमत पूरा कर सकेगी? क्योंकि अवाम ने हुकूमत के साथ मिल के वो कर्जे वापस अदा करने हैं हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। अब हम बात करते हैं हम नेटवर्क की। जी हम बड़े दिनों से ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रहा था और वॉल्यूम इसका कम नहीं हो रहा, बल्कि मैंने यही कहा था 3 माह पहले ये जो है ना शेयर जो है बहुत ही नीचे थे।
बल्कि अगर 52 वीक्स का एवरेज निकालें तो 2 रुपये 75 पैसे से 16-17 रुपये पर जाने वाला शेयर, ऐसे आखिर इसमें कौन सा जादू दिखाया या कौन से इसमें ऐसे चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से इस पोजीशन पे आया? क्या किसी ने सोचा ये शेयर लेते हुए? बहुत से लोगों ने कहा कि जी इसके डायरेक्टरशिप चेंज हो रहे हैं, इसके कुछ लोग डायरेक्टर शेयर ले रहे हैं। इट डजंट कंसर्न टू मी। अगर ये भी हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कंपनी जो है वो कितनी तरक्की करेगी, कंपनी में ऐसे कौन से पॉइंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क जो है वो इतना बड़ा जंप ले रहा है। मैं समझता हूँ ये सवाल तो स्टॉक एक्सचेंज को करना चाहिए, SECP को करना चाहिए और लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जब लोग फंस जाएंगे उसके बाद लोग कहेंगे मार्केट में लोग क्या कर रहे थे, ब्रोकर ने क्या कहा, स्टॉक एक्सचेंज ने क्यों नहीं बताया, हमें SECP क्यों खामोश रही कि जब 2 रुपए का शेयर 17 रुपए पे चला गया, ऐसे हमें क्यों नोटिस नहीं मिले कि इसके अंदर क्यों किसी ने ये मालूम नहीं किया। खैर ये बहुत से सवालात हैं, इसका मैं समझता हूँ मेरा कोई हक नहीं पहुँचता, पर मैं ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इससे पहले के इल्ज़ामात दूसरे इदारों पे दे, अपने आप को भी संभाल ले और जहन में रखिए कि आप ये शेयर क्यों खरीद रहे, क्योंकि ये ना हो कि फिर ये नीचे आ जाए। बहरहाल आज तो इसने कमाल कर दिया, 8 मिलियन शेयर का काम किया और 70 पैसे प्लस भी रहा, यानी कि जो लोग ऊपर फंसे हुए थे आज नीचे आने के बाद थोड़ा सा उनको उम्मीद जागी कि नहीं ये वापस ऊपर चले जाएगा, पर अगर ना गया तो खैर अल्लाह करे सारे शेयर ऊपर जाए क्योंकि लोगों को प्रॉफिट हो। एक कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है कि नहीं, अभी आप थोड़ा प्लीज जरा गाइड कर दें इसके मामले में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है शुरू से पाकिस्तान में बड़ा फेवरेट रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल की एक मोनोपोली है। हम जब इंपोर्ट बंद कर देते हैं या इंपोर्ट के ऊपर इतनी ड्यूटियां लगाते हैं तो आप ये सोच लें पाकिस्तान के पास 200 मिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन है और कितने पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो गाड़ियां खरीदता है और कितने खरीद सकता है। और फिर वही बात आती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कहाँ नुकसान है। स्टील की अगर हम बात करें तो पिछले 1 सालों से स्टील की कीमतें नीचे हैं। अगर हम लेबर की बात करें, लेबर का तो वही रेट्स हैं जो पहले थे, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आई है मेजर कि जिसकी वजह से उनको कोई प्रोडक्शन लॉसेस हो। तो उनकी प्रोडक्शन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कौन सी बात है, कहीं पे नहीं है। और ये जो है कीमतें रोज बरोज बढ़ते जा रही है। एक बात जरूर पैदा होती है कि जी खरीदेगा कौन जब बहुत महंगा हो जाएगा और लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। उसका भी तो इंतजाम कर दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने आपके लिए। जी हाँ, कर्जों पे लीजिए गाड़ियां, आसान कर्जे, इंटरेस्ट रेट्स भी कम। आप लोग कोई भी चीज़ कर्जे पे लेते वक्त ये सोच लिया करें कि अदायगी भी करनी है। जी हाँ, 40 लाख की गाड़ी हो गई, परवानी 10% दे आपको मिल जाएगा। पहले 17% पे था, अब आपको 9% या 10% पे मिल जाएगा। और खुसूसन हमें तो शौक़ होता है कि जी अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा घर और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत बीवी हो। तो बहरहाल हर चीज़ के लिए मेहनत करने पड़ते हैं और नसीब पर मैं अगेन बता दूं, कर्ज़े के लिया हुआ कोई भी चीज़ रखना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल अब हम बात करेंगे जी आयशा स्टील की तरफ। आयशा स्टील ने 6.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए। आयशा स्टील भी एक अच्छा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे सीमेंट सेक्टर तेज़ी से ऊपर जाएगा तो स्टील में, मैं जिस चीज़ को अच्छा कह रहा हूँ तो मैं ये समझ के, अपनी समझ के मुताबिक कह रहा हूँ, आपने अपनी समझ के मुताबिक लेना है। क्योंकि मैंने आपसे कह दिया, अगर मैंने FCCL को अच्छा बोला है, मैंने मैपल सीमेंट को अच्छा बोला है, ASL को अच्छा बोला है, ठीक है ना, KA इलेक्ट्रिक को अच्छा बोला है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी ये बिल्कुल जो हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया। मैं कोई किसी से मिला हुआ नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ और जो चीज़ मेरे जहन में आती है ना मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि अगर हम बात करेंगे ना KA इलेक्ट्रिक की, मैंने अभी आपसे कहा KA इलेक्ट्रिक में अच्छा दे रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जब छोटा बच्चा था ना उस टाइम पे भी KA इलेक्ट्रिक जो है ना बड़ा कमाता था और उस टाइम पे भी जो है ना फ्यूल ऑयल बहुत महंगा होता था। यानी कि फ्यूल ऑयल जो होती है, जो मेन खुराक होती है बिजली बनाने की, वो हम जब ऑयल के हम छोटे थे हम पढ़ते थे तो $100, $110, $80, $90 और परेशान उस वक्त भी हम होते थे कि जी बिजली के बिल बहुत महंगे हैं।
तो बिल तो कभी सस्ता हुआ ही नहीं, बल्कि आज भी जो है ना वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कहते हैं जी अखराजात ज़्यादा है, तो भाई अखराजात उस वक्त तो ज़्यादा थे क्योंकि वो आप $100 में ले रहे थे तेल, आज आप ले रहे हैं $40 में। फिर आप कहेंगे जी डॉलर फ्लक्चुएशन, करेंसी चेंज, ये सब चेंजेस पर। इसके साथ साथ एक ज़माने में हम तो सुनते थे जी लाइन लॉसेस बहुत हो रहे हैं, आजकल लाइन लॉसेस भी कम हो रहे हैं। बहरहाल ये बहुत बड़े मसले मसाइल और कहते हैं डिबेट का मौका निकल आएगा तो फिर ये प्रोग्राम बहुत लंबा चला जाएगा। हम ये बात करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक मुनाफा कमाएगा या नहीं कमाएगा। जहाँ तक मेरे अंदाजे के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक प्रॉफिट पे आएगा, इसकी ग्रोथ होगी और फिर इस वक्त इसके अंदर मोमेंटम आएगा। तो ये इस वक्त जो है 13.8 मिलियन शेयर जो है ट्रेड कर चुका है, इसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है और ये शेयर्स इतने मार्केट में हैं कि आप जहन में रखिएगा इतना आसानी से जल्दी से ये जो है ना मार्केट में ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो अभी हम बात करेंगे जी 10वें नंबर पे जो आ गया है, क्योंकि एक ज़माने में मुझे याद है कि जब हम गाना सुना करते थे तो उसमें आता था जी टॉप 10 में 10वें नंबर पे, 5वें नंबर पे। अब मैं स्टॉक मार्केट में हूँ तो मुझे तो ये भी बड़ी एक्साइटिंग लगती है कि आज 10वें नंबर पे कौन सा, आज 10वें नंबर पे लॉट केमिकल। तो क्या केमिकल सेक्टर जो है काफ़ी अरसे से तेज़ी में था और मज़ीद आगे जाके तेज़ी में आएगा या नहीं आएगा, उसकी वजह यह कि लॉट केमिकल एक बहुत अच्छी कंपनी है, पर फिर अगेन इसके भी सेंटिमेंटल्स और फंडामेंटल्स जो है ना बड़े चेंजेस लाते रहते हैं, तो बहुत मोहतात रहिएगा ऐसे कंपनियों से। पर बहरहाल अगर हम बात करेंगे केमिकल की, केमिकल में जब आपकी इंडस्ट्रीज़ ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत चलने लग जाती है तो केमिकल्स हो गया, और केमिकल सिर्फ टेक्सटाइल ही में नहीं कई और इंडस्ट्रीज़ में भी शामिल होती है। पेंट्स में आप देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ जो है ना आगे जाएगी तो फिर केमिकल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए अब एक नज़र हम अपने उन दोस्तों पे डालते हैं जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं। जी हाँ जी जनाब, तो हमें कर रहे हैं, शुरू से मैं बताऊंगा कि गौहर अली शाह साहब कैप्को को होल्ड और सेल आउट। कैप्को अच्छा शेयर है, होल्ड कर दीजिए, पर अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मैं ये समझता हूं कि एटलीस्ट 20% तो प्रॉफिट ले लीजिएगा। अच्छा, दूसरे आसिफ कमर साहब, NFA इज एसोसिएटेड विद नेशनल बैंक, कैन वी इन्वेस्ट। ये किसने कह दिया आपको कि ये जो नाफा है, ये जो नेशनल बैंक है, ये एक ही है? अलग अलग कंपनी है। ये तो कुछ दिनों पहले बाकायदा अखबार में भी आया था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा था कि इन्वेस्टर्स को बताना चाहिए कि नाफा का ताल्लुक नेशनल बैंक से बिल्कुल नहीं है। ऐसे वो सब्सिडी का मतलब ये नहीं है कि जी अगर नाफा में कोई नुकसान हुआ तो आप जाके नेशनल बैंक को पकड़ेंगे या नेशनल बैंक आपका नुकसान अदा करेगा, क्योंकि ये एक फंड मैनेजर्स हैं, ये कोई नेशनल बैंक ये नहीं आपके, ये इनकी फंड मैनेजमेंट अलग है। अगर आप नाफा के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि नाफा इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका ताल्लुक जो है उनकी अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर वो नुकसान करते हैं तो आप नुकसान करेंगे। तो जहन में रखिएगा, बहुत से वक्त आपको दिखाया कुछ जाता है और आप सोचते कुछ है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कुछ और इन्वेस्ट करेंगे तो नहीं। आप नेशनल बैंक को समझ के इस पर बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आपने सिर्फ इसको नाफा के तौर पे ही समझ के इन्वेस्ट करना है। तो आज के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही तो कल फिर बताऊंगा आपको कि दुनिया भर की खबरों की क्या अहमियत है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपने मेरे नज़रिए से, अपने नज़रिए से और ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट के ऊपर आपका मेरा नज़रिया क्या इम्पैक्ट लाता है, ये देखने के लिए ज़रूर मुझे कॉल किया करें और मेरे प्रोग्राम को देखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।